हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जी, कोई दिक्कत आ रही थी शायद, अब हुई है कनेक्ट। आज सब आप मेरे से बातें करते रहिएगा, बीच बीच में कमेंट्स करते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं, है ना। चलिए बताइए, जल्दी से आ जाओ। एक बार सब बच्चे आ जाइए, फिर शुरू करेंगे आज के टॉपिक को। आते रहे सब बच्चे। फटाफट से आ जाएं, फिर शुरू करते हैं अपने आज का जो हमारा टॉपिक है। आज यहाँ पर हम उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। इनसे क्वेश्चंस का तो हम कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा। लिंग से आ जाता है, वचन से आ जाता है, और नहीं भी आता है। ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये सब चीजें दी हुई है। हाँ, आपके जब सिलेबस के अंदर मेंशन है तो हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न आया है, ऐसा नहीं कि कभी आया ही नहीं है, आया है, लेकिन आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही, मतलब डायरेक्ट इसी से ही आए। हो सकता है सीधा भाषा से कोई क्वेश्चन पूछ ले और बस, इनका कहीं जिक्र ना हो। तो ये चीजें आप पहले से सेट करके अपने माइंड में चलिएगा कि प्रश्न कहीं से भी और किसी भी तरीके से आ सकता है। ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, हर जगह से तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह से ही एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन उठाकर वो आपका एक पेपर पूरा क्रिएट कर देते हैं। कहीं से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी टॉपिक से 5 भी आ जाते हैं, कभी कभी किसी जगह से 10-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक एक यूनिट से 22-22 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो वो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से चीजों को आपको तैयार करके देता है। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, इसके अंदर हम उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और कारक पढ़ेंगे, जहां से हम इनको पूरी तरीके से तैयार करने वाले। तो आप मुझे बताइए, आप सब तैयार हैं सेशन के लिए? रेडी बच्चों? जल्दी से एक बार आंसर करिएगा फटाफट से। रेडी? फटाफट से बताइए, स्टार्ट कर दें। चले, तो फिर हम एक एक करके यहाँ से भी इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात किस पर करेंगे? उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसके अलग भी टीजीटी पीजीटी वगैरह देने की कोशिश करते होंगे या देते होंगे, अगर आपने बीएड वगैरह भी किया हुआ होगा तो, है ना। तो वहां पर तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। पीजीटी के अंदर, टीजीटी के अंदर काफी क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। नेट में हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। चले, तो आप मुझे सबसे पहले बताइएगा यहाँ पर कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, क्या होता है, और इनमें मूल रूप से हमें ढूंढना क्या है, हमें यहाँ पर ढूंढना क्या है, बताओ पहले एक बार। उपसर्ग और
प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? हम नॉर्मली ढूंढते भी उपसर्गी हैं और या फिर प्रत्यय ढूंढते हैं। हम वो चीज नहीं ढूंढते जो जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है, यानी कि जो आएगा या जिसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। अच्छा, बदल दे, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो पहले लगता है, हाँ जी, और प्रत्यय जो बाद में लगता है, राइट। लेकिन जब हमें उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन में आए तो मेनली हमें किस चीज पर फोकस करना है? उपसर्ग और प्रत्यय पर नहीं, हमें फोकस करना है मूल शब्द पर। अगर आपने इस मूल शब्द को निकाल लिया, अगर आपने सही तरीके से मूल शब्द को निकाल लिया, वो तो हो जाएगा आंसर में, हमारे काम यही आएगा। और इस मूल शब्द के जो पहले जुड़ेगा वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा, और इस मूल शब्द के जो बाद में जुड़ेगा वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा। हम गलती क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय को, जबकि हमें ढूंढना किसको होता है? ढूंढना होता है इस मूल शब्द को जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो। ठीक है, तो हम अभी इस पर आगे बात करेंगे। हमारा जो हिंदी है, हिंदी में हमारे दो प्रकार के लिंग होते हैं, जिसमें हमारा होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप आराम से पहचान लेते हैं कि क्या स्त्रीलिंग है और कौन सा इनमें से हमारा पुल्लिंग होगा। उसके बाद आता है हमारा वचन। तो हमारे दो प्रकार के ही वचन होते हैं। एक होता है आपका एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन, क्योंकि हमारे भी इसमें हमारे वचन में द्विवचन नहीं होता है हिंदी में। और कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो इन सभी पर हम यहाँ पर आज बात करेंगे, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे हमने यहाँ पर बात करी है मूल शब्द की, कि भाई हमें यहाँ पर मूल शब्द को ढूंढना होगा। अब मान लो हमारे पास में काफी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, बहुत सिंपल सा है, आप बस मुझे उसका आंसर बता दीजिएगा। हमारे पास में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था कि सावधानी, सावधानी शब्द में उपसर्ग होगा। आपको बताना है कि सावधानी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। नंबर 1 धानी, नंबर 2 आनी, नंबर 3 नी, नंबर 4 ई। तो अब आपसे कोई पूछे कि इसमें आपको ये बताना है कि सॉरी प्रत्यय बताना है, प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग नहीं निकलेगा इसमें से, प्रत्यय, इस पर ध्यान करिएगा, प्रत्यय पर जाना है। चलो बताओ, उपसर्ग नहीं प्रत्यय बताना है आपको, इसमें कौन सा होगा। क्योंकि मुझे आपको बस थोड़ा सा चीजें समझानी है, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बताओ, सब बच्चे आंसर करें। ओके, 2 4th सेकंड और 4th सेकंड, ठीक है। अभी जो आंसर आ रहा है वो सेकंड और 4th। बाकी बच्चे भी आंसर करें, सब आंसर करो। 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा यहाँ पर वोटिंग आ रही है। ओके 2 ओके ओके ओके, सब बच्चे आंसर करते रहिएगा। अभी मैंने एक बात आपको बोली है। ओके, ज्यादातर बच्चों ने आंसर यहाँ पर दिया है 2, यानी कि आनी। आप सबके आंसर कुछ परसेंट ये हैं और कुछ ये हैं। अगर मैं परसेंटेज के आपके हिसाब से लगाऊं तो 80% बच्चों ने आंसर ये दिया है और 20% बच्चों ने आंसर ये दिया है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखूँ तो 3 ही बच्चे ऐसे हैं। अच्छा, तो 3 हो गए वैसे, ठीक है। 30% ले लेते हैं और 70% ले लेते हैं, 30 और 70 जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है। अब ज़रा
हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। देखो करना क्या है, हमारे पास मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपको मूल शब्द निकालना है। मान लो देखो हमारे पास में शब्द है सावधानी। आप हम मैथ्स निकालते हैं, थोड़ा सा मैथ्स निकाल कर लगाते हैं इसमें। इसमें से हमने माइनस कर दिया धानी, तो हमारे पास में क्या बचा, क्या बचा, सिर्फ साव। आप मुझे खुद बताइएगा किसका कोई अर्थ निकलेगा। दूसरा, इसमें से हमने माइनस कर दिया आनी। क्या माइनस कर दिया भाई, आनी। किसमें से, सावधानी में से। सावधानी में से हमने आनी को काट दिया, तो हमारे पास में क्या बचा, सावध। क्या बचा, सावध। अब इस सावधानी में से हमने कट कर दिया नी, तो हमारे पास में शब्द बचा सावधा। उसके बाद हमने इस सावधानी शब्द में से माइनस कर दिया ई, बड़ी ई को हटा दिया हमने, हमारे पास में अब शब्द बचा सावधान। आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, बताओ कौन सा ऐसा शब्द आया जहां पर इसको हटाने से हमारे पास में ऐसा शब्द आया जिसका कोई अर्थ निकला। बोलो कौन सा शब्द है भाई। साव का कोई अर्थ होता है, सावध का कोई अर्थ होता है, या सावधा का कोई अर्थ होता है, या सावधान का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है, सावधान का होता है ना, सावधान वाला तो अर्थ दे रहा है। तो फिर हमारा सही क्या है, ये है। तो सही क्या है फिर, जिसको हटाने से हमारे पास भाई शब्द में ही तो जुड़ा होगा ना प्रत्यय। बाद में अगर कुछ जुड़ा है तो वो कोई शब्द भी तो होना चाहिए, जिस शब्द के साथ में जुड़ेगा तो हमें वो शब्द ढूंढना है किस शब्द में जुड़ा। अब जो जुड़ेगा वही वहां पर हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको, क्लियर। तो ये एक तरीका होता है शब्द को निकालने। मैंने तो आपको इस तरह से समझाया, आराम से आप निकाल सकते हो। धानी को निकालते हैं तो साव बचता है, आनी को निकालते हैं तो सावध बचता है, नी को निकालते हैं सावधा बचता है, ई को निकालते हैं तो सावधान बचता है। तो हमें समझ में आ गया, आंसर में जाएंगे फोर्थ के साथ में। तो यहाँ से आप डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें से हमारा आंसर क्या है। तो नॉर्मली जो हमें शब्द निकालना होता है उसका जो तरीका अपनाना है आपको ये अपनाना है। संधियों से काफी मेल जोल होता है उपसर्ग का। किसका, उपसर्ग का। हमारी जो संधियां होती हैं, जो संधि होती, संधि से हम आराम से उपसर्ग को ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। पहले उपसर्ग को निकालना देख लेते हैं, कैसे हम उपसर्ग यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लास नहीं चल रहा था। अब ये आज थोड़ा सा शायद कुछ दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन होने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई बाद में। देखो अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास में शब्द है कुरूप। क्या शब्द बेटा, कुरूप। और हमसे इसमें पूछे उपसर्ग क्या है, तो आप मुझे बिना मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगी तो भी आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। मैं आपको कोई ऑप्शन भी ना दूं तो बहुत इजीली आप बता दोगे। रूप, अगर हम यहाँ से कु निकाल दें तो रूप बनता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो उपसर्ग क्या है, ये कु ही यहाँ पर उपसर्ग का काम कर रहा है। तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा। हमने लेकिन अब यहीं पर कुछ एक क्वेश्चन और है। अब हमारे पास में क्वेश्चन और आता है, हमारे पास में आया सन्मार्ग, है ना, बोलते ना कि सन्मार्ग पर चलना चाहिए। तो एक हमारे पास में शब्द आ जाएगा, मान लो सन्मार्ग। तो सन्मार्ग अगर शब्द का प्रयोग हुआ और आपसे पूछ ले कि इसमें अब उपसर्ग बताओ, आप क्या होगा, अब क्या होगा। या मान लो इसकी जगह हम दूसरे तरीके से आपको समझाएं, मान लो यहाँ पर संयोग आ जाए। क्या आ जाए, संयोग। तो संयोग शब्द है, अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में दे दे स नंबर 1, नंबर 2 में दे दे सन, नंबर 3 में दे दे सम,
नंबर 4 में दे दे सन। ठीक, और आपसे पूछ ले कि अब बता दो इसमें उपसर्ग क्या है भाई, अब बताओ उपसर्ग क्या होगा, बोलो। बोलिए बोलिए। जी किस में जाएंगे भैया, 1 और 2। जी करेक्ट आंसर क्या है वैसे यहाँ पर, करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ये सम। सही आंसर क्या है 3। कैसे, एक आपको पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कोई भी ऐसा शब्द आए जैसे संयोग, जैसे संविधान, ठीक है, जैसे संहार, राइट, जैसे संरचना। मान लो आपसे पैसेज में ही आ जाए कोई इस तरीके का क्वेश्चन कि बताओ इसमें से उपसर्ग क्या बनेगा, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो जहां पर ये बिंदी है इस बिंदी को म में बना देना है और यहां से आपका जो पहले होगा उसको जोड़कर सम यहां पर हो जाएगा। सब में यही करना है, संहार में भी सम है, संविधान में भी सम है और संयोग में भी सम है। ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा दूं, आपको समझ में आएगा। एक शब्द है हमारा अलंकार। क्या है भाई, अलंकार, ये शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, इस बिंदी का बना दिया म और ये क्या हुआ अलम, क्या हुआ बेटा अलम। अब इसमें हमारा उपसर्ग क्या है, अलम उपसर्ग है। अलम प्लस कार से अलंकार बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा जहां ये बिंदी है उस बिंदी को जब हम टुकड़े में लेकर जाएंगे तो वो आपका म में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, कैसे आपको यहाँ इससे ढूंढना है। अगर कोई भी बिंदी वाला इस तरीके से आपके पास में कोई शब्द आता है तो वो हमारा किस में, म में परिवर्तित हो जाएगा और जो भी आपका शब्द होगा वो उसके साथ में जुड़कर अपना शब्द बनाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, जल्दी से बताओ फिर आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर बच्चों, ये मैं आपको तरीके समझा रही हूं किस तरीके से हमसे क्वेश्चन आएंगे या किस तरीके का अगर प्रश्न आए और तो हमें उसका आंसर किस हिसाब से देना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चीज करनी है। पहले मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट पर। ठीक है आगे बढ़े। जी चलिए अब एक और पॉइंट समझाते हैं हम आपको, इनको थोड़ा सा आपको धीरे से चीजों को अपने आप से समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे मान लो प्रत्येक, ठीक है, और आपका अध्यक्ष, ठीक, और आपका कौन सा हो सकता है भाई, अध्यक्ष से बनेगा, प्रत्येक से बनेगा और बाकी में तो आप निकाल लोगे। मान लो अगर प्रतिदिन आ जाए तो प्रतिदिन से तो आपको पता है प्रति है ना। तो अगर इस तरीके से आपके पास में शब्द आए तो जैसे प्रत्यय है, जहां पर ये प्रत्यय आपको दिखे समझ जाना इसका जब टुकड़ा होगा तो वो प्रति प्लस एक में होगा तो उपसर्ग क्या होगा, प्रति। उपसर्ग क्या होगा वहां पर, प्रति। ऐसे ही इसमें ये अधि का अधि बनेगा और अधि प्लस अक्ष इसका टुकड़ा हो जाएगा
और यहाँ पर उपसर्ग क्या बनेगा, अधि। अब जैसे यहाँ तो आपने आराम से निकाल लिया, प्रति है, प्रतिदिन, प्रतिपल, है ना, प्रतिक्षण, तो आपने आराम से निकाल लिया कि इसके अंदर जो हमारा प्रत्यय बन के आएगा वो हमारा प्रति रहेगा। तो ये तो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने आप से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे पास में चीजें आती हैं। फिर एक दो और भी है, जैसे मान लो हमारे पास में शब्द ऐसा आ गया कोई, जैसे दुर्गम, ठीक है, दुर्बल, निर्बल, आपको इस तरीके से शब्द मिले, ये ऊपर ऐसे र आपको ऊपर ऐसे लगा हुआ है, तो वहां आपको क्या करना है, इसका जो संधि विच्छेद करोगे, या मैं कहूं कि शब्द का टुकड़ा करोगे, तो इसमें उपसर्ग होगा दुर, ये र यहां लेकर इसमें हलंत, दुर और प्लस गम। इसको कैसे निकालोगे, दुर प्लस बल, यहां पर निर है, नी है, तो निर प्लस बल। तो इस विसर्ग उसे ऊपर से नीचे उठा लाएंगे और उसके नीचे हलंत लगा देंगे, जहां से हमारा प्रत्यय निकलकर, उपसर्ग निकलकर आ जाएगा। अब यहां तक पहले मुझे ये समझाओ, यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गए? आगे बढ़ जाए यहां से दूसरी ओर, चले अब अगला पॉइंट पकड़े और ढूंढे अब यहां पर प्रत्यय। अब प्रत्यय को कैसे निकालना है इसको समझिए। नॉर्मली मैंने आपको बताया, जैसे हमने सावधानी में से प्रत्यय निकाला, ई निकल गया। जैसे हम सफलता में से निकाले तो सफलता, सफल अपने आप में पूरा शब्द है, ता उसमें प्रत्यय हो जाएगा। ज्ञानी में ज्ञान एक तरफ हो जाएगा, नी अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, तो ज्ञानी शब्द बनता है। लेकिन हमारे पास में ना प्रत्यय के दो भेद भी होते हैं, मतलब इस प्रत्यय के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और एक होता है जिसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। दोनों में अंतर क्या है, इन प्रत्ययों की हम पहचान कैसे करें कि कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखो, अगर प्रत्यय ऐसा हो, वो ऐसे बना हुआ है धातु प्लस प्रत्यय, तो ये प्रत्यय हमारा क्या कहलाएगा, कृत कहलाएगा, या यहां पर क्रिया, आप इसे क्रिया भी बोल सकते हैं। तो क्रिया प्लस प्रत्यय होगा तो ये प्रत्यय कृत कहलाता है। यहां तक मैंने आपको एक नॉर्मल सी बात बताई है, परिभाषा पढ़िए, वो यही कह रहा है। इसने कहा वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेख में अक जुड़ने से लेखक बन गया, ठीक। जैसे पढ़ में आई जुड़ने से पढ़ाई बन गया, तो पढ़ भी धातु है, तो ये आई क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। ये कैसा प्रत्यय कहलाएगा आपका, कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे चढ़ में ना जुड़ने से चढ़ना बन गया, तो ना कैसा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ में जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके। दूसरी बात हमने करी थी तद्धित प्रत्यय की, कि ये जो तद्धित प्रत्यय है ये क्या होते हैं। अब हमें तद्धित प्रत्यय को पकड़कर चलना है। तद्धित में वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, मतलब अब वो धातु के साथ में नहीं जुड़ेंगे। मान लो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, संज्ञा के साथ में प्रत्यय है, या सर्वनाम के साथ में प्रत्यय है, या किसी विशेषण शब्द के साथ में प्रत्यय है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसको हम कहेंगे तद्धित। तो तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे, ऐसे प्रत्यय
जो किसी संज्ञा शब्द के साथ में जुड़े हों, सर्वनाम शब्द के साथ में जुड़े हों या किसी विशेषण शब्द के साथ में जुड़े हों। परिभाषा देखिएगा, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नौकर शब्द कैसा है, संज्ञा है, और नौकर में आनी जोड़ने से नौकरानी शब्द हमारा बना, तो क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा संज्ञा, यानी कि तद्धित प्रत्यय में हमारा आता है। जैसे आप यहाँ पर इसको भी बना सकते हो, माता में तो प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ममत्व शब्द बन जाता है ना, ममत्व शब्द बन जाता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तद्धित है। सर्वनाम में जोड़ो, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना में हमने पन जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपनापन जुड़ बन गया। तो अपनापन में कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। हमारे पास में शब्द है सुंदरता, सुंदरता, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषण में ता जुड़ा तो हमारा सुंदरता शब्द बना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ में जुड़ रहे हैं वो हमारे कृत कहलाए जा रहे हैं, और ऐसे प्रत्यय जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जुड़ रहे हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहला रहे। धातु क्या होता है, धातु वो होती है जिससे क्रिया का निर्माण होता है। धातु का आप कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, और धातु अपने आप में पूरा अर्थ रखती है। देखो धातु ऐसी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था पढ़, देखो ये सब धातु है, पढ़, चल, खा, पी, रुक, जा, आ, भाग, दौड़, ये सब धातुएं हैं, सब धातुएं हैं, उड़, तैर, ये सब धातुएं हैं जो अपना शब्द का पूरा पूरा अर्थ रखती हैं, और आप इनका टुकड़ा नहीं कर सकते। आप पढ़ का टुकड़ा नहीं कर सकते, चल का नहीं कर सकते, खा का नहीं कर सकते, पी का कोई टुकड़ा नहीं कर पाओगे, रुक, जा, आ, भाग, दौड़, उड़, बैठ, सो, रो, इनके कोई टुकड़े नहीं होते, ये सब धातुएं होती हैं, हंस, तो सब धातुएं हैं। तो ये क्रिया होती है एक तरह से। तो क्रिया का जो निर्माण होता है, क्रिया जो बनती है वो इस धातु से ही बनती है, इसी से क्रिया बन जाती है। इसको आप ऐसे भी याद रख लोगे कि अगर हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ना, चलना, खाना, पीना, रुकना, जाना, आना, भागना, दौड़ना, तो सब में ना जोड़ा, हमारी क्रिया बन गई। तो जो उसमें जिससे हमारी क्रिया का निर्माण हुआ वो क्या कहलाई, धातु कहलाई। अब मेरी बात समझ में आ गई काजल, आपको क्लियर हो गया बेटा कि धातु क्या होता है। धातु एक तरह से मूल शब्द ही होता है, जिस मूल शब्द के अंदर हमारी चीजों को जोड़ा जाता है, और वो क्रिया का काम ज्यादा करती है। तो धातु या क्रिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही क्रिया शब्द का भी प्रयोग कर दिया था, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गई बात, यहां से आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके ना, उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो हो गए हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, जहां हमने आपको बताया कि उपसर्ग कैसे बनेगा या प्रत्यय हमारा किस तरीके से जुड़ेगा। अब इसके बाद में हमारा यहाँ पर आएगा लिंग और वचन, लिंग, वचन और कारक। लेकिन उन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो पहले हम लिंग और वचन की करेंगे, फिर हम कारक की बात करेंगे। देखो आप सब जानते हो हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, और दो प्रकार के हमारे वचन होते हैं, एक वचन होता है या बहुवचन होता है। ये तो नॉर्मली सी बात हो गई, और आप पहचान भी लोगे। मान लो मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूं, ठीक है, तो कैसे, देखो मैं आपसे कोई शब्द दूं, आप मुझे अपने आप से आंसर कर दोगे। मैंने आपको कहा रानी,
आप मुझे बताओ इसमें कौन सा लिंग है, बताओ। मैंने आपको कहा दाल, इसमें बताओ कौन सा लिंग है, नंबर 2। नंबर 3, मैंने आपको कहा छाया, बताओ मुझे कौन सा लिंग है। मैंने कहा नंबर 4 पर मुनि, और मैंने आपको कहा कि मुझे बताओ इसमें कौन सा लिंग है। आप मुझे सब नॉर्मली बता दोगे कि इसमें हमारा कौन सा लिंग आता है। बता दो मुझे एक बार, रानी में क्या है, दाल में क्या है, छाया में क्या है, या फिर मुनि में क्या है। आराम से आप मुझे बता दोगे बहुत इजीली कि दाल खाई जाती है तो स्त्रीलिंग है, रानी भी होती है तो स्त्रीलिंग है, छाया होती है, छाया की जाती है तो स्त्रीलिंग है, मुनि होते हैं तो पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग की फील कर रहा है, तो हमें आराम से पता चल जाएगा। दाल कहा स्त्रीलिंग है, चावल कहा चावल होते हैं, चावल होती है तो कहते नहीं, चावल होते हैं तो होते हैं तो मतलब पुल्लिंग में चला जाएगा, तो वो आपका दूसरा हो जाएगा। तो हम नॉर्मली आराम से यहाँ से समझ लेते हैं कि भाई कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। ऐसे ही हम नॉर्मली वचन को पहचान लेते हैं कि अगर लड़का है तो एक वचन है, लड़के हैं तो बहुवचन है, हम उनको भी पहचान लेते हैं। परंतु यहाँ पर मुख्य क्या है, मुख्य है कि हम नॉर्मली पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा किसके अंदर। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप थोड़े से असमंजस में चले जाते हैं कि स्त्रीलिंग में जाएगा कि पुल्लिंग में जाएगा, कंफ्यूजन वाली भी चीजें हो जाती, तो कुछ पहचान होती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। अब उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जरा यहाँ पर चलेंगे, पुल्लिंग शब्दों की पहचान हमारी क्या क्या रहेगी। पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझकर चलिएगा, जितना ध्यान से समझते चले जाओगे उतना आपको फर्स्ट टाइम में ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। चलिए, पुल्लिंग शब्द की पहचान हमारी क्या होती है। क्या कहा इसने, इसने कहा अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये शब्द तो आपके सुने हुए होंगे। क्या होते हैं ये? ऐसे शब्द जिनका अंत अ की ध्वनि पर हो, जैसे राम, जैसे काजल, तो अ की ध्वनि पर हो रहा है ना। और आकारांत जैसे लड़का आ, बच्चा आ, घोड़ा आ, गधा आ, तो जिनका अंत अ और आ की ध्वनि पर हो। ठीक है, हाँ ये आवाज नहीं आई होगी आपको, पता है मुझे, कोई नहीं। अकारांत व अकारांत शब्द प्रायः, क्या लिखा है? प्राय। प्राय का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर, या मैं कहूं 99%। जो ऐसे शब्द होते हैं वो 99% कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अकारांत व अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे ज्यादातर पुल्लिंग शब्दों में जाते हैं। ठीक, जैसे राम अकारांत है, मोहन अकारांत है, श्याम अकारांत है, कृष्ण अकारांत है, सूरज अकारांत है, चांद अकारांत है, और सब पुल्लिंग है। चांद भी होता है, सूरज भी होता है, राम होता है, मोहन होता है, मोहन आया मोहन गया, श्याम आया श्याम गया, कृष्ण आया कृष्ण गया। ठीक, फिर आकारांत शब्द जैसे बच्चा आ, जैसे घोड़ा आ, जैसे गधा आ,
जैसे बच्चा, जैसे लड़का, जैसे बूढ़ा आदि। ये सारे शब्द हमारे किस में जा रहा है? ये सभी शब्द हमारे किस में जा रहे हैं बेटा? सभी शब्द आपके जाएंगे पुल्लिंग शब्द में। अकारांत व अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग में जाएंगे, यानी कि सब पुरुष वाले उसमें ही खेमे में रहेंगे। तो इनमें ये सारे शब्द हमारे हमने बताया, जैसे आपको कुछ अकारांत है कुछ आकारांत है। तो एक पहचान तो हमारी ये होती है कि जो हमारे अकारांत या आकारांत शब्द होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? पुल्लिंग। अब जैसे काजल होता है, काजल तो होता है, नाम भले ही लड़की का हो काजल, लेकिन काजल शब्द जो होगा वो होता है। काजल आंखों में डलता है, सुरमा आंखों में डलता है। अब होने के लिए तो भाई वो पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग थोड़ा ही है। काजल शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन नाम किसका रखा जाता है? लड़कियों का रखा जाता है। कहते काजल लड़की को है, लड़के को बेचारे को काजल नहीं कहते, है ना। होता नाम वैसे पुल्लिंग में ही है, पर रखा जाता लड़कियों का है। ऐसे ही सभी पर्वत पुल्लिंग होते हैं। सभी पर्वत, हम यही कहते हैं ना कौन सा पर्वत है, तो चाहे हम किसी भी पर्वत की बात कर लें, जैसे हिमालय, जैसे विंध्याचल, है ना, जैसे अरावली, कोई भी है, सभी पर्वत जितने भी होते हैं सभी हमारे पुल्लिंग होते हैं। फिर हमारे दिन के नाम, हम क्या कहते हैं? आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, कौन से दिन आए थे आप, ठीक है, पेपर किस दिन होगा, तो दिन चाहे कोई भी है वो सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि सभी हमारे किस में जाते हैं? पुल्लिंग शब्दों के साथ में जाते हैं। द्रव मतलब तरल पदार्थ, द्रव मतलब तरल पदार्थ हमारे कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो हमारे तरल पदार्थ भी होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी पिया जाता है, जैसे दूध, जैसे दही, जैसे मट्ठा। अब वैसे तो चाय भी होती है, पर चाय तो पी जाती है, तरल होती है, तो वो आपके यहाँ पर कुछ अपवाद है, वो तो वाक्य प्रयोग से पता चल जाएगा। मैं उसने चाय पी, तो चाय को पी है, पी हो गया तो क्या हो गया? हमारा इसमें चला जाएगा पुल स्त्रीलिंग में। उसने पानी पिया, अब पिया हो गया तो मतलब पुल्लिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम वाक्य प्रयोग से भी पता लगा लेंगे। अब ये आप बनाओ सब बच्चे, जिन शब्दों के अंत में, लास्ट में, यानी कि जिन शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ता है, कौन कौन सा? पा, पन, आव, आवा, खाना, ये सारे शब्दों से जो शब्द बनेंगे वो पुल्लिंग होंगे। बनाइए। अब आप सब बच्चे इनसे बनने वाले शब्द बनाओ जिनके अंत में ये आपके शब्द जुड़ेंगे। बनाओ फटाफट से, सब बच्चों को बनाना है।
बने कुछ शब्द? कौन कौन से शब्द निकाल के लाए? गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो पा से क्या बनेगा? जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा तो आता है, मोटापा भी आता है, तो ये तो बना। फिर पन में जैसे बचपन बना, आव जैसे घुमाव, आवा पहनावा, खाना दवा खाना। समझ में आ गया? तो ये सारे शब्द हमारे क्या बने भाई? हाँ, बहरापन, हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे? ये सब आपके पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो जाएगी। नॉर्मली तो हम पहचान ही लेते हैं, पर हमें कुछ तरीके भी पता होना चाहिए जिससे हम निकाल सके कि कौन सा हमारा पुल्लिंग है और कौन सा हमारा स्त्रीलिंग है। क्लियर यहां तक सारी चीजें? आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट में जाएंगे स्त्रीलिंग शब्दों में। अब स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे भाई? अब स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। आकारांत शब्द, इसमें आया है आकारांत शब्द, लेकिन विशेष रूप से किसी का नाम, जो किसी का नाम हो वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग में जाएगा। जैसे आप में से एक बच्चे का नाम है श्रेया, तो आ है लास्ट में, लेकिन स्त्रीलिंग है क्योंकि ये किसी का नाम है। तो जैसे श्रेया, जैसे राधा आ, गीता आ, सीता आ, है ना, बबीता आ, सविता आ। तो जिसके अंत में आ लगा है लेकिन किसी का नाम है, आ लगा है लेकिन किसी का नाम है, तो वो हमारा किस में चला जाता है? स्त्रीलिंग शब्द में आ जाता है। दूसरा पॉइंट, इकारांत शब्द, इकारांत जिनके अंत में ई, कौन सी? छोटी की मात्रा होती है, भी प्रायः, प्रायः मतलब ज्यादातर, यानी कि 99% स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति, जैसे नीति, जैसे प्रीति, है ना, ये सारे शब्द हैं, सब में ई है, लेकिन क्योंकि प्रायः है तो मतलब क्या अपवाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या अपवाद है? बिल्कुल है। जैसे अब अपवाद भी है, अपवाद में देखो बाप, जो पुल्लिंग में चला गया, जैसे आपने कहा मुनि, मुनि तो होते हैं, मुनि तो भाई पुल्लिंग है, तो अपवाद में चला गया। जैसे आपका यहां से हो गया रवि, जैसे कपि, है ना, तो ये तो भाई हमारा गया है ना, सब इकारांत है, लेकिन उसके बाद में भी क्या है हमारे, ये किस में जा रहे हैं? पुल्लिंग के साथ में जा रहे, तो ये हमारे अपवाद में शब्द हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, इकारांत शब्द भी प्रायः मतलब ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब यहाँ पर भी अपवाद हैं, बिल्कुल है। तो ऐसे शब्द जो इकारांत होते हैं, जैसे नाम है यहाँ पर, जैसे रजनी, जैसे रोटी, जैसे चोटी, है ना, ये सब हमारे बड़ी की मात्रा आ रही है तो इकारांत है। तो हमारे कैसे हैं भाई ये सब हमारे शब्द? ये सब के सब शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अपवाद है? बिल्कुल है जी अपवाद। जैसे अब आप अपवाद देख लो, यहाँ पर अपवाद कहाँ है? अपवाद में आया आपका, अपवाद शब्द में हमारा हो जाएगा यहाँ, जैसे पानी, बड़ी की मात्रा है लेकिन पानी होता है। जैसे हाथी, हाथी शब्द हमारा पुल्लिंग होता है, बड़ी की मात्रा है लेकिन अपवाद में है। जैसे दही हमारा अपवाद में है।
पानी, हाथी, दही आदि सभी शब्द हमारे किस में है? अपवाद में है। इकारांत है लेकिन फिर भी पुल्लिंग शब्दों के साथ में चले जाएंगे। क्लियर बात? समझ में आया आप सबको? अब चलेंगे, ये तो हो गए यहाँ तक लिंग का। अब ये वाले शब्द आप बना के बताओगे मुझे, ये आपको बनाने हैं। हाँ, अभी आप बनाओगे। जिनके अंत में आई, इया, ईमा, आवट, आहट आदि प्रत्यय लगते हैं वो शब्द हमारे ज्यादातर स्त्रीलिंग ही होते हैं। बनाओ, जिनके अंत में ये वाले शब्द जुड़े हों ऐसे आप मुझे शब्द बनाकर दिखाओ। बनाइए। बनाते रहो, इसके अंत में ये वाले प्रत्यय जुड़े हों। शब्द बनाइए। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम सही। आई, मिठाई, है ना। इया, बिटिया। इमा, महिमा। आवट, बनावट। आहट, घबराहट। तो बनावट होती है, घबराहट होती है, महिमा गाई जाती है ना। बिटिया रानी होती है, मिठाई होती है, खाई जाती है, मीठी होती है। तो लिखते हैं भाई हम यहाँ पर। तो ये सभी हमारे किस में चले जाएंगे? सब शब्द हमारे जाएंगे किसके अंदर? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। उम्मीद है आपको यहाँ तक भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो चीजें हम नहीं पकड़ पाते हैं, उन नॉर्मल सी चीज होती है, हम उनका वाक्य प्रयोग करेंगे और वाक्य प्रयोग करके उन चीजों को हम समझ लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ जी, दिया, या आ रहा है ना बाद में, मिलावट जी। अब बात करते हैं यहां से एक वचन और बहुवचन। नॉर्मली हम एक वचन बहुवचन को जानते हैं कि कौन सा एक वचन होता है और कौन सा हमारा बहुवचन होता है। ठीक है भाई, एक है तो एक वचन है, एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। उसमें दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी हो। एक से ज्यादा जो भी है वो सब बहुवचन है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है? उसके भी अपने कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है 1% ऐसा हुआ अगर बीच में क्लास बंद हो गई खुद से, तो जो पॉइंट्स बचेंगे उनको पॉइंट्स को मैं कल वाली क्लास के साथ में ऐड कर दूंगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया जिससे आप परेशान ना हो। अगर चीजें सही हो जाती हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो बीच में हो सकता है 5 मिनट की क्लास में आगे अगली वाली क्लास के साथ में मुझे ऐड करना पड़े। अब है हमारे पास में कि हम बहुवचन कैसे कैसे बना सकते हैं। हम प्रत्येक से बहुवचन बनाते हैं। अब देखो यहाँ से आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की भी पहचान होगी कि कहाँ पर हमें बिंदी लगानी। ये भी क्वेश्चन होता है आप, हम बिंदी कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। कहीं पर हम बेवजह बिंदी लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलत लगाई कि सही लगाई। पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, आकारांत पुल्लिंग। क्या कहा? आकारांत पुल्लिंग। कौन कौन से थे आकारांत पुल्लिंग? जैसे बच्चा, आ, जैसे लड़का, जैसे घोड़ा, जैसे गधा, जैसे बूढ़ा, है ना। सब हमारे आकारांत पुल्लिंग है। इनको थोड़ा सा इससे नीचे लिखते हैं। जैसे गधा, जैसे बूढ़ा आदि सब आकारांत हैं। सब कैसे हैं? आकारांत। दिखावट,
दिखावटी बोलते हैं, वैसे दिखावा बोलते हैं, दिखावा किया है, कितना दिखावा, तो दिखावट सही शब्द नहीं आता है ना। तो आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ये जो आ रहा है अंत में, इसकी जगह पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। अगर हम इसके बाद इसकी जगह पर ए कर देते हैं तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये बिंदी लगती है ना, ये हमारे जो पुल्लिंग होते हैं उन पर नहीं लगती, ये ध्यान रखना। तो जैसे बच्चे सिर्फ ये आएगा, जैसे लड़के, जैसे घोड़े, जैसे गधे, जैसे बूढ़े। तो कहीं पर भी बिंदी नहीं आई ना, कहीं पर भी नहीं आई ना, तो सब हमारे